हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। एंड बेटा, आप देख रहे हो पेंडेमिक फिर से बढ़ रहा है, तो आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और सारे प्रिकॉशंस लीजिए। मास्क ज़रूर पहनिए बाहर निकलते समय और चीज़ों को उसी तरह से करिए जैसी गाइडलाइन सरकार प्रोवाइड करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया था, साथ में हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया था अपने चैप्टर नंबर 1 का, रिलेशंस का, रिलेशन एंड फंक्शंस का। में से रिलेशन पार्ट का हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया था, जहाँ पर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात की थी ऑफ अ रिलेशन। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस बार हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नेम है बेटा हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में जो बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर ली थी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एम्प्टी रिलेशन से। एम्प्टी रिलेशन से यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट देखने वाले हैं, एम्प्टी रिलेशन, और सेकंड पॉइंट हम देखने वाले हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब आते हैं बेटा, देखते हैं कि ये दोनों चीज़ होती क्या है, ये कैसे रिलेशंस हैं। तो एम्प्टी रिलेशन नेम से ही क्लियर है और यूनिवर्सल रिलेशन भी नेम से क्लियर होता है कि ये दोनों क्या है। तो एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ, या फिर अगर हम बात करें तो आपने एम्प्टी सेट भी पढ़ा है और यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा है। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? 5। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट होते हैं, जो भी सेट हो, जो भी सेट उससे रिलेटेड हो, उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो सेम यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन, यानी कोई ऐसा रिलेशन जहाँ पर हमको 5 मिले, और एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर हमको सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाए, सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर मिल जाए, वो हमारे क्या होंगे? यूनिवर्सल। अब इसको बाय एग्जांपल समझते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? एम्प्टी रिलेशन की बेटा। मान लीजिए हमने लेट कर लिया कि एक सेट है हमारे पास, लेट अ सेट ए, और इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं बेटा 0, 1, 2, 3, 4। मान लीजिए हमने ऐसे एलिमेंट्स ले लिया और एक रिलेशन में लिख रहा हूँ, मैं 2 रिलेशन लिखता हूँ, R1। एक रिलेशन में लिख रहा हूँ बेटा वेयर A, B सच दैट A माइनस B इक्वल टू 10, वेयर A एंड B, A B बोथ आर बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है। और एक रिलेशन R2 लिख रहा हूँ बेटा, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि A, B दिस इज द ऑर्डर पेयर, वेयर सच दैट, या वेयर A माइनस B is greater than or equal to 0 where A and B both are belongs to set A। हमारे पास यहाँ टू रिलेशंस मैंने राइट किए हैं, एग्जैक्टली मैंने वही रिलेशन राइट किए हैं जिनकी हमको नीड है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। रिलेशन फर्स्ट, R1 हमारा क्या बोल रहा है? R1 हमसे बोल रहा है बेटा, अच्छा इसका जो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशन ये वाला हमको चेक करना है। तो अब हम देखो बेटा, यहाँ पर A और B है ऑर्डर पेयर हमारा, और क्या रहा है? A माइनस बी इक्वल टू 0। क्या किसी कंडीशन में ये पॉसिबल है कि आप A को इसमें से कोई भी डिजिट रखो और उसमें से B को माइनस करो तो वो आपका 10 आना चाहिए, इक्वल टू 10 होगा? क्या कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं? ईच एंड एवरी केस में क्या हो जाएगा? निगेटिव चला जाएगा, या फिर 10 से छोटी क्वांटिटी आएगी। तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबल कंडीशन है? यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा? नहीं होगा। इस केस में R1 आपको क्या रिजल्ट देगा? R1 आपको 5 रिजल्ट देगा, यानी कि, और जब हमारा R1 क्या हो जाए? 5 हो जाए, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि R1 जो है हमारा, जो R1 है वो कहाँ से होना चाहिए? R1 क्या हो जाए? 5 हो जाए। ठीक है, R1 हमारा क्या हो जाए? 5 हो जाए, यानी रिलेशन हमारा क्या हो जाए? 5 हो जाए। यानी कि जो A क्रॉस A से हमारा बिलोंग तो करेगा ही, A क्रॉस A से 5 बिलोंग करता है, बिलोंग कर रहा है, साथ में यहाँ पे हमारा 5 बन रहा है, यानी कोई एलिमेंट, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यूनिवर्सल रिलेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अगर हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन देखिए, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है कि R2 क्या कह रहा है? हमारा A, B का ऑर्डर पेयर है, वेयर A माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, रिजल्ट देगा, प्रोडक्ट देगा। तो क्या आपको नहीं लगता अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें, कोई भी डिजिट उसमें से B की प्लेस पे रख के माइनस करेंगे तो या तो 0 देगा या 0 से बड़ी क्वांटिटी देगा? तो इस केस में आपको नहीं लगता जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो सारे फॉर्म होंगे? तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपका क्या बनेगा? जो R2 बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा? R2 इक्वल हो जाएगा किसके? A क्रॉस A के,
कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। आपका जो R2 है आप चेक कर सकते हो, सॉल्व करके प्रॉपर आप देख लेना, आप सारे एलिमेंट्स बनाकर देख लो, आपसे सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बनाकर देखो। जैसे ही आप सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे आप देखोगे कि A क्रॉस A के इक्वल हो गया क्या R2, और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुई कि R2 आपका इक्वल टू A क्रॉस A हुआ, इस कंडीशन में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या, 5 बिलोंग्स टू, या A क्रॉस A बिलोंग्स टू 5, यहाँ पे होगा बेटा 5 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो R2 में क्या बता रहा था, R2 इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि ऐसी कंडीशन फुलफिल हुई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा अब एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है कि ये दोनों ही रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन बोथ आर, ये दोनों रिलेशन यानी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन बोथ आर कॉल्ड ट्रिवियल या ट्राइवियल, जो भी आप बोलो, ट्राइवियल रिलेशन। इनको ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं, इनको ऐसा नेम दिया गया है ट्राइवियल रिलेशन, इनको ट्राइवियल रिलेशन भी बोला जाता है। तो यानी कि अगर आपसे कभी भी ट्राइवियल रिलेशन की बात करे तो इसका मतलब है कि एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन की ही बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको बताना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बता देता हूँ, आप ऐसे जानते हो क्योंकि 11th में मैंने इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस किया आपके साथ। जैसे आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिले A रिलेटेड टू B, तो इसको कैसे पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। A इज़, इसको आप कैसे पढ़ोगे, A इज़ रिलेटेड टू B। अब वहाँ की क्या रिलेशन है, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन वहाँ पर होगा। A इज़ रिलेटेड टू B, तो इसको आप डिनोट कैसे कहते हो, A इज़ रिलेटेड टू B। अगर इनकेस आपका ऐसा लिखा हुआ है कि A इज़ नॉट रिलेटेड टू B, अगर R लिख के काट दिया गया B से, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू B, इज़ नॉट रिलेटेड टू B। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे नोटेशंस को अगर आप देखो तो आप समझ जाना क्या बोलना चाह रहा है, A इज़ रिलेटेड टू B और A इज़ नॉट रिलेटेड टू B। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, तो आप समझ चुके होंगे कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे आप R1 क्या हो जाए, इक्वल टू 5 हो जाए, और 5 कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, 5 इज सबसेट, 5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा, ठीक है, 5 सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा। और R2 में क्या होगा, R2 इज इक्वल टू A क्रॉस A जाए। जैसे ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, R1 इक्वल टू 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो ये आपका एम्प्टी को शो करेगा, एम्प्टी रिलेशन को शो करेगा, और ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन को शो करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें और छूट रही क्लास 11 से ही रिलेटेड, थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगा। एक टॉपिक है क्लास 11 में हम लोग का बेटा इन्वर्स रिलेशन। आपको याद है इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, किसको किसको याद है? अगर याद है तो आप बिल्कुल बताइए कि व्हाट इज इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन याद आ रहा है बेटा, रिलेशन तो R हो गया और उसका इन्वर्स R, इन्वर्स हम लोग ऐसे लिख दिए। तो क्या मैंने आपको बताया होगा कि क्या इसका मतलब क्या R इक्वल टू 1/R होता है? आपने ये याद है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं होता है, कभी भी गलती से ऐसा मत करना। R इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझ लो। अगर R है, R कोई रिलेशन है और R इन्वर्स उसका हमको फाइंड करना है, यानी इन्वर्स रिलेशन उसका फाइंड करना है। मान लीजिए R कोई सेट ऐसा है जिसमें आपके पास 1,2, 2,3, ठीक है, 2,3, 3,4 ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर है। तो R इन्वर्स क्या हो जाएगा, R इन्वर्स हो जाएगा बेटा आपका 2,1, 3,2 एंड 4,3। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों में क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगर हम बात कर रहे हैं R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर हमारा A, B है, सच दैट वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू मान लेते हैं B है, ऐसा केस है। तो R इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, R इन्वर्स में ऑर्डर्ड पेयर बनेगा B, A का, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B ही होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। या फिर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो बेटा कि इफ़ R, यानी कि अगर आपका R की बात कर रहे हैं, अगर आपका R क्या है, A रिलेटेड टू B है, तो R इन्वर्स क्या होगा, R इन्वर्स होगा B रिलेटेड टू A।
ये आपका अगर R है तो ये R इन्वर्स होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा और बातें समझ में आ रही होंगी। यानी कि अगर आपका R बिलोंग्स टू, यानी कि A कॉमा B अगर बिलोंग्स टू R है तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R इन्वर्स होगा। आप अब बातें पूरी तरह से क्लियर हो रही बेटा? तो आई थिंक ये पिछली बातें हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ों को। अब बेटा यहाँ से जानते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैंने क्या नाम लिया अभी आपके सामने? एक टॉपिक का नाम लिया जिसको मैंने बोला इक्विवेलेंस रिलेशन। एक्चुअली यही मेन टॉपिक है आपके क्लास 12th का, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम अब देखें तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन। अब बेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? मैंने बात की इक्विवेलेंस रिलेशन की और लिख दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन ही होती है कि जब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब हमारा कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को, सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को और ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को क्या करे? फुलफिल करे। यानी ये तीनों क्या हो जाएं? फुलफिल हो जाएं। उसी कंडीशन पे क्या होगा हमारा? वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मतलब कि ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो रिलेशन हमारा कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या आपको नहीं लगता कि इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने के लिए हमको इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है बेटा। तो अब हम लोग वन बाय वन इक्विवेलेंस रिलेशन में को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। जैसे मिरर में हमको हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखता है, वैसे ही यहाँ पे आप कह सकते हो इफ़ A, A बिलोंग्स टू R, A, A बिलोंग्स टू R, यानी कि जो भी रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो खुद से खुद को बिलोंग्स कर दे, यानी खुद से खुद को दिखाए। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल के लिए कहते हैं कि x, y का ऑर्डर पेयर है और x इक्वल टू y है, तो इस केस में जितना भी हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? A, A का ही बनना है। यानी 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, ऐसा ही कुछ केस बनेगा। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव केस। मगर इसमें थोड़ा सा, तो अब हमारी बात आती है कि एक आपने क्लास 11th में पढ़ा है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा? कैसे आप पहचानोगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, या रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है? इस बात को अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ बेटा। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, मान लो कोई सेट है, लेट हमने एक सेट ले लिया A और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 या हाँ मान लो कोई भी सेट हम लोग ले लें, लेट A कर लिया, एक हमने सेट लेट A ले लिया और इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। और अब हम रिलेशंस बना रहे हैं, मैं कुछ रिलेशंस बना रहा हूँ, उसके बेस पे हम लोग जज करेंगे। जैसे एक रिलेशन R1 हम बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, एक हमने ये रिलेशन बना दिया। R2 हमने बना दिया बेटा, मान लीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ऐसा कुछ। अब R3 हमने बना दिया जिसमें हमने लिख दिया 1, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 3, ऐसा कुछ, ठीक है। अब चलो पहले इतने से ही समझ के देखते हैं बेटा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो R1 रिलेशन में क्या है, 1, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 2, 2 सेटिस्फाई हो रहा है, 3, 3 सेटिस्फाई हो रहा है, और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, गिवन सेट, देखो एक कंडीशन है, एवरी एलिमेंट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट।
यानी कि इसमें एक कंडीशन है बेटा कि एवरी एलिमेंट का क्या बनना चाहिए, क्या एवरी एलिमेंट का क्या बनना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट उसका अपना रिफ्लेक्शन जरूर बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन बन रहा है, 1 का 1 बन रहा है, 2 का 2 बन रहा है, 3 का 3, तो दिस इज आइडेंटिकल, दिस इज आइडेंटिकल, यस दिस इज आइडेंटिकल एज वेल एज दिस इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। ये आइडेंटिकल होने के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी है, या रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ आइडेंटिकल भी है। चल सेकंड देखते हैं, यहाँ पर क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 फुलफिल हो रही कंडीशन, ओके। बट यहाँ पे 1, 2, 2, 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल ये भी रिफ्लेक्सिव है बेटा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये तो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, जो एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट है उसका ये बनना चाहिए, क्या अपना ही इमेज बनना चाहिए। बट एक्स्ट्रा भी बन रहा है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिस रिलेशन R2 इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन R2 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिकल। ये रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिकल नहीं है। अब आते हैं किस पे, थर्ड पे। देखो 1, 1, 3, 3, 2, 1, यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पर 2, 2 नहीं रिलेट कर रहा, किससे, 2, 2 नहीं रिलेट कर रहा R3 से, है ना। देखो गिवन सेट R3 से 2, 2 नहीं रिलेट कर रहा, नहीं है इसमें, तो ये क्या हमारा है रिफ्लेक्सिव? बिल्कुल नहीं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर हो रही है क्या, कि हमारा जो सेट है, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा तो ये जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल भी हो। बात समझना बेटा, यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि मे और मे नॉट की कंडीशन है आइडेंटिकल की साथ में। बट अगर आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल है तो वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। बात समझ में आ रही? अगर आइडेंटिकल है तो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, बट ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिकल होगा। आई होप कि आपको ये बात इस एग्जांपल से क्लियर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइडेंटिकल है तो रिफ्लेक्सिव भी है, बट ये रिफ्लेक्सिव है मगर आइडेंटिकल नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा और जानते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन एक्चुअली में है क्या है ये। और जहाँ तक मुझे लगता है सिमेट्री के बारे में आप क्लास 4 से जब पढ़ने लगते हो बेटा, मगर अब बात आती है यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन, वो भी आप वहाँ पढ़ते हो बट आपको पता नहीं होता कि आप एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हो। अब आप जानते हो सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने बहुत पहले एक बात बताई कि सिमेट्री क्या होती है। आप अपने पाम को लो, दोनों हाथ के पाम को ऐसे रखो और ये देखो यहाँ से आपने क्या किया, बेंड करके देखो, ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हो रहे हैं ओवरलैप। चाहे आप इसको ओवरलैप करा दो इसके ऊपर, चाहे आप इसको ओवरलैप करा दो इसके ऊपर, ये रिजल्ट सेम दे रहे हैं। ओवरलैपिंग हो रही, पूरी फुलफिल कर रहे हैं, देखो पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वो वर्कआउट करेगा। कैसे करेगा? सिमेट्रिक रिलेशन जो मैंने बताया वो कैसे वर्कआउट करेगा, कहने का सेंस कि अगर आपका A रिलेटेड टू B है तो आपका B रिलेटेड टू A भी होगा। बात समझो बेटा, अगर आपका A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी होगा ही होगा, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन को फुलफिल करेगा, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं करेगा। कहने का सेंस कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो आपका क्या होना चाहिए, B, A भी बिलोंग्स टू R होगा। वेयर A एंड B कहाँ से बिलोंग्स करने चाहिए, जो भी गिवन सेट आप ले लो, सेट A से है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो रही है कि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए और वेयर A भी बिलोंग्स टू गिवन सेट होगा। अब यहाँ से बात समझो बेटा, सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है कि ये भी है तो ये भी है और ये दोनों क्या होंगे, होने ही चाहिए, तभी आपकी सिमेट्री होगी, अदरवाइज सिमेट्री नहीं होगी, यानी सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब इसको हम लोग आगे थोड़ा सा अगर फर्दर बढ़ें, देखें इसका कुछ एग्जाम्पल लेके देखें। मान लीजिए हमने एक लेट कर लिया, लेट अ सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 भी ले लेते हैं, 1, 2, 3 लेके चलते हैं। चलो 1, 2, 3, हाँ चलो एक सेट हमने ले लिया 1, 2, 3। तो अब इस सेट से अगर हम लोग बहुत सारे सेट्स बना दें, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक हेल्प ले लेता हूँ, क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ कुछ, तो हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए R1 है हमारे पास, R1 इक्वल टू है 1, 2, 1, ठीक है। R2 है हमारे पास बेटा, R2 इज़ 1, 2, 2, 1, 1, 3 एंड 3, 1,
ओके। R3 भी है हमारे पास, एक रिलेशन और गिवन है, R3 2, 3, 3, 2, 2। अब नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा, R4 देखते हैं, एक रिलेशन और गिवन है, 2, 3, 3, 1, 1, 3। अब ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब देखो बेटा, सेट ए है जहाँ 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, डिसाइड करना है, हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 रिलेशन गिवन है। हम कैसे पता करेंगे कि सिमेट्री कौन सी है और कौन सी सिमेट्री नहीं है? हमारे पास कंडीशन है ए रिलेटेड टू बी हो, तो इम्प्लाइज दैट वो होना चाहिए बी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। देखते हैं, इसी कंडीशन को देखते हैं। या फिर आप ऐसे समझो कि ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर है, तो बी कॉमा ए का ऑर्डर पेयर भी वहाँ बिलोंग करना चाहिए। अगर इन दोनों बातों को हम देखें और यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आपको एक बात समझ में आएगी बेटा। देखो 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 1 है, बिल्कुल है। 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए, 1, 2 भी है। तो क्या आपको नहीं लगता ये हमारा सिमेट्रिक है ना? बिल्कुल है। अच्छा देखो यहाँ पर R2 को देखो, 1, 2 का 2, 1, 2, 1 भी है, 2, 1 का 1, 2, 1, 2 भी है। अब बात समझो, 1, 3, 3, 1, 3, 1 भी है, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3 है ना यहाँ पे सिमेट्री। तो ये भी हमारी सिमेट्री है। तो आपको बात पता चल रही है। अच्छा, R3 चेक करते हैं, पहले चारों की चेकिंग कर लेते हैं। 2, 3 तो 3, 2 भी होना चाहिए, 3, 2 भी है। 3, 2 है तो 2, 3 भी होना चाहिए, 2, 3 भी है। 2, 2 का 2, 2, 2, 2 का 2, 2 ही तो बनेगा। रिफ्लेक्शन देखो, 2, 2 का 2, 2 बनना चाहिए, तो 2, 2 का 2, 2 तो है, ऑलरेडी है। यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बेटा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे की सिमेट्री है, मगर ये आपस में ही अपनी सिमेट्री है। बात समझो बेटा, ये आपस में ही अपनी सिमेट्री है, क्योंकि आप 2 बार तो ऐसा नहीं लिखोगे ना, ऐसा 2 बार तो नहीं लिख रहे हो, ये खुद ही अपनी सिमेट्रिकल है। तो ये भी हमारा कैसा है? सिमेट्रिकल रिलेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं R4 की तरफ, देखते हैं हमारा रिलेशन 4 क्या कर रहा है। 2, 3 का 3, 2, 3, 2 नहीं है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है। अच्छा, 3, 1 का 1, 3 तो मिल रहा है, 3, 1 का 1, 3 मिल रहा है, 1, 3 का 3, 1 मिल रहा है, बट हमारा एक तो बच जा रहा है। यानी ये तीनों हमारे कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल रिलेशन शो कर रहा है बेटा। ये हमारा कैसा शो कर रहा है? सिमेट्रिकल रिलेशन शो कर रहे हैं ये तीनों, बट ये हमारा नॉट सिमेट्रिकल है, नॉट सिमेट्रिकल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ये नॉट सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि 2, 3 तो बिलोंग्स कर रहा है R4 से, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। अगर नहीं समझ में आई है, अच्छा अभी तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल ही हुआ, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा ट्रांजिटिव बताने के लिए बेटा, तो मैं एक बार इसका पहले यहाँ तक रिकैप कर दूँ, जल्दी से एक बार आपका रिवाइज करा दूँ। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि A, A बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए। कंडीशन यह है कि अगर जो आपका गिवन सेट है उसके एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट, यानी उस गिवन सेट के एवरी एलिमेंट का ये इमेज बनना चाहिए A का। जैसे यहाँ पर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 बन रहा है, तो ये आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव बोथ है। आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिकल होगा तो वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो। ये बात मैंने अभी आपको बताई। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। मैंने अभी आपसे कहा कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, उसके अलावा आप कुछ भी, मतलब आपने बेसिक नीड पूरी की, आपने 33 मार्क्स मैथ्स में गेन करके पासिंग मार्क्स ले लिया, उसके ऊपर आप पाते हो तो आप सेफ हो, यानी 33 तो आपको मिनिमम लाना ही है। तो ये 33 मिनिमम उसने पूरा किया, उसके आगे आप कुछ भी करो हम रिफ्लेक्सिव रहेंगे। बात समझ में आ रही? यहाँ पे क्या करा, 1, 1, 3, 3, पर 2, 2 कहाँ गया? 2, 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आते सिमेट्रिकल कंडीशन क्या कहती है? A रिलेटेड टू B तो B रिलेटेड टू A भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या और ऐसा है 1, 2, 2, 1 है ना, तो ये सिमेट्रिकल है। आपको मैंने अभी चेक करके बताया कि यहाँ 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है, तो ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे 1, 2 है, 2, 3, 2 है और 2, 2। तो बेटा एक बात याद रखना, जैसे कि चाहे वो 2, 2 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो, 2, 2 हो, 1, 2, 2 हो। अच्छा इसी में अगर हम चेक करना चाहें, देखो बात समझो, अगर हम क्या इसको ये हमारा क्या सिमेट्रिकल है? बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल रिलेशन।
यहाँ पे सिमेट्रिकल रिलेशन है, 1 1 का 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 का 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 का 3 3 प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल है। इस बात को आप ध्यान देंगे, पूरी तरह से ध्यान देंगे। क्या ये सिमेट्रिकल है? चेक करो, क्या ये सिमेट्रिकल है? 1 1 है, 1 1 का 2 2 3 3, ठीक है। 1 2 का 2 1 है? नहीं है। अगर 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। वैसे ही 1 1 3 3 यहाँ तक तो सिमेट्री है, 2 1 का 1 3, क्या ये सिमेट्रिकल है? ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चेक दिस रिलेशन इज सिमेट्रिकल और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो इस चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रांजिटिव की तरफ। तो बेटा हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है बेटा? पहले ट्रांजिटिव रिलेशन की हम लोग पहले प्रॉपर्टी जान लें। क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन? कहता है कि अगर आपके पास A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो आपका ज़रूर से ज़रूर A जो है वो रिलेटेड होना चाहिए C से। बात समझ में आ रही? नहीं। जैसे फिर से ऑर्डर पे समझाता हूँ। A कॉमा B आपका रिलेट कर रहा है किससे? A कॉमा B बिलोंग्स कर रहा है इससे, तो आपका B कॉमा C बिलोंग्स कर रहा है इससे। बात समझते हैं ना बेटा? बिलोंग्स कर रहा है इससे, तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल ये एंड ये है। तो अगर ये और ये दोनों हैं, उस केस में आपके पास A कॉमा C भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव, जैसे कोरोना वायरस बेटा एक से दूसरे के अंदर जा रहा है, यानी मुझे कोरोना है और मैं मेरे साथ में जो है उसको मैंने कोरोना दिया हुआ है, यानी मेरे पास और उसके पास भी है। मतलब ऐसे समझो इस बात को। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कोरोना अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन, दोनों पास पास हैं। ये कह रहा है कि तुम मुझसे रिलेट कर रहे हो, यानी तुम मेरे पास कोरोना है, तुम्हारे पास कोरोना है, तो तुम्हारे साथ अगर दूसरे रूम में, एक रूम में पहले हम दोनों थे, हम दोनों को कोरोना हो चुका है, और तुम आए हो इसके साथ, दूसरे रूम में गए तो इसको कोरोना हो चुका है, तो इसको भी कोरोना हो गया, तो इसका मतलब है कि हम दोनों यानी इन दोनों को भी कोरोना होगा ही होगा, ऐसा ज़रूर होगा। कहने का सेंस समझो बेटा, बस बात इतनी सी है। कहने का सेंस बस इतना सा है बेटा कि अगर A और B में रिलेशन है, यानी A B का दोस्त है, B C का दोस्त है, तो C और A भी दोस्त होंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है A B की दोस्ती है, B C की दोस्ती है, तो A और C की भी दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है। अब यहाँ पर मैंने पहले ऑलरेडी एग्जांपल्स कुछ लिख चुके हैं, लिख लिया है कुछ रिलेशन। देखो बेटा चेक करते हैं वन बाय वन। A B देखो 1,2 है, और देखो बात समझना बेटा, देखो ये A और B है, ये B है ना, और ये कोई अदर एलिमेंट है तो इसको हम C ले लें। तो हमारे पास A और C तो होना चाहिए। क्या A C कहीं है? A और C, A कॉमा C क्या है इसमें? A क्या है हमारा 1 और C क्या है हमारा 3। 1 और 3 कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल ये दिख रहा है, तो 1 और 3 है। तो क्या ये ट्रांजिटिव हो गया? नहीं, हम लोग हर बार चेक करेंगे। ये हम लोग एक कंडीशन पे चेक कर चुके हैं, अभी हम लोगों ने केवल इसको लेके चेक किया। अब यहाँ देखो 2 और 3, अब इसको हम A B इसको कंसीडर करते हैं। A B है, अब देखो A B है, फिर B C, B हमारा ये हो गया और इस केस में C ये हो गया। अब देखो क्या A C है? A C क्या बनेगा? देखो इस केस में A क्या है? 2 और C क्या है? 2। तो क्या 2,2 इसमें प्रेजेंट है? क्या 2,2 प्रेजेंट है? नहीं है। तो ये क्या हमारा होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2,2 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये हर बार हमको चेक करना पड़ेगा। अच्छा देखो 2,3, ये रिलेशन मैंने जानबूझ के लिखा है। कंडीशन क्या कहता है ट्रांजिटिव की? आप यहाँ तक तो ऐसे चेक कर लोगे, मगर इसमें कंफ्यूज हो कहोगे नहीं है ट्रांजिटिव। नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना, दिस इज ट्रांजिटिव, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। ये कहता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, यानी ये और ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ए कॉमा सी भी रिलेट करेगा। किससे? इससे। मगर यहाँ पर तो ये सिंगल है ना, यहाँ पे 2,3 है, आगे तो है ही नहीं, बढ़ ही नहीं रहे हम, तो ये ट्रांजिटिव है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। 2,3 है तो आगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही? अब देखो नेक्स्ट, देखो R3 यानी रिलेशन नंबर 3 क्या कहता है? चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो A B B C, देखो A B और ये हो गया हमारा B C, C A है, A C है, A 3,2,
मतलब 1,2 प्रेजेंट है। यहाँ तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब आगे भी तो चेक करेंगे। अगर इसको हम ए मान लें, देखो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, अब बी वाला कोई एलिमेंट दिख रहा है नहीं, तो ये तो खुद ही अपना ट्रांजिटिव है। और ए 1 बी ए, इसके साथ भी कुछ नहीं बन रहा। इसका मतलब कि ये हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। इसने किया कि नहीं किया, चेक करो। इसने ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल किया या नहीं किया? किया बेटा। अभी तो आपने देखा ना कि 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी है, प्रेजेंट है, ये ट्रांजिटिव है। तो इस केस में आप ये समझो बेटा कि ये बोथ आर ट्रांजिटिव, ये दोनों ट्रांजिटिव में, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, इसमें से क्या कोई सिमेट्रिकल है? क्या आपको कोई सिमेट्रिकल दिख रहा है? 1 3 का 3 1 नहीं है। ए सिमेट्रिकल है? नहीं है। यहाँ कोई सिमेट्रिकल दिख रहा है? नहीं है। तो इसमें कोई भी सिमेट्रिकल नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। तो अब आप बेटा बात समझो कि ट्रांजिटिव आप कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव मैंने बताया क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है बताया, और ट्रांजिटिव भी मैंने बताया कि क्या होता है। मगर मेरा पर्पस क्या था बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया था कि जब कोई रिलेशन हमारा क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तभी वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें इन तीनों की प्रॉपर्टी को वो फुलफिल करे। तो एक एग्जांपल, केवल एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, क्या ऐसा कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने से। चेक करते हैं। r इक्वल टू अगर मैंने लिख दिया 1, हाँ चलो लिख देते हैं 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, और 2, 1। अब मैंने एक रिलेशन आपके सामने लिख दिया है। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? अगर हमको ये चेक करना है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यस और नो, तो पहले हमको इन तीनों की प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। और सेट में हमारे एलिमेंट क्या है बेटा? ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 एंड 3 है। ठीक है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है ना, पहले उसको लिख देता हूँ 1 2 3। अब लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा। चेक करते हैं। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर पहले रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, ए सेट के सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3। अब इससे कोई मतलब नहीं अदर तुम क्या कर रहे हो, जाने दो क्या कर रहे हो। यानी कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव तो कंप्लीट। अब आगे बढ़ के देखो बेटा, सिमेट्रिक क्या कहता था, याद आ रहा है क्या? ए बी बी ए बी का 1 2 का 2 1 2 1 है, 2 1 का 1 2 है, 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 2। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको रफ कर दें 1 मिनट के लिए, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, बिकॉज अगर ये होगा तो हमारा नहीं बन पाएगा बेटा। तो 1 2 का 2 1 है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3। तो ये अब हमारा सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 1 2 का 2 1 आपको मिल गया, 1 1 का 1 1 ही होगा, 2 2 का 2 2 होगा और 3 3 का 3 3 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक। क्योंकि हमको यहाँ पे देखना है बेटा हमारा सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं, और मैंने डायरेक्ट लिखा था इसलिए इसे मुझे रफ करना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया? सिमेट्रिक भी बन गया। अब आगे आते हैं ट्रांजिटिव। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही तो होने वाली है। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, यानी ए बी है, बी सी है। देखो ए बी बी सी और ए सी 1 2 कहीं है, ये खुद है। ठीक है, अब बात समझना। देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी में क्या है? 1 और 2 का पेयर बनेगा, 1 और 2 का पेयर है। अब यहाँ से चेक करो, ए बी हो गया, बी सी हो गया। देखो ए बी बी सी 1 1 का पेयर, ये खुद है। अब देखो ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ बेटा, ए बी बी सी, तो 2 1 ये खुद है। आप ऐसे चेक करके देखो बेटा, आप चेक करोगे ऐसे ही आगे सॉरी। अब आगे ऐसे अगर हम लोग बढ़ें, देखो ए बी का बी सी, तो 2 1 भी है,
अब आगे बढ़े, आगे 3 3 वाला तो कोई पेयर का बनता ही नहीं, तो इसका मतलब आपने चेक किया ना, सारे पॉइंट्स पे आपने चेक किया, ट्रांजिटिव भी बन रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो गया। अगर ये तीनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया यहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अभी हम लोगों ने बेटा बहुत धीरे धीरे वीडियो भी बड़ी हो रही है बेटा, तो मैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि वीडियो हमारी लेंथ बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते, उब जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आपके इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दिए थे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए जितने भी टॉपिक्स बाय एनसीईआरटी या जो मुझे लगा कि कुछ टॉपिक्स आपको बताने चाहिए, वो सारे टॉपिक्स मैंने अभी आपसे डिस्कस कर दिए। अब आपको 1.1 प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में हम लोग आगे फर्दर जो भी टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। आई थिंक फर्दर हम लोग फंक्शन में पहुंच जाएंगे तो फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, कुछ अदर बोर्ड्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को, और जहाँ से भी मुझे अच्छे कंटेंट मिलते हैं मैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।